सोचिए, नदियां ये लगातार बहती रहती हैं, अपने साथ मिट्टी और गाद लेकर हजारों किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करती हैं, और फिर वो एक दिन उस विशाल गहरे सागर से जा मिलती हैं। ये मिलन सिर्फ पानी का पानी से मिलना नहीं होता, ये तो एक ऐसी जबरदस्त रचनात्मक शक्ति है जो हमारे तटों को नया आकार देती है, नई जमीन बनाती है, और हाँ, कभी-कभी उसे वापस भी ले लेती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब कोई बड़ी नदी आखिरकार समुद्र में मिलती है तो होता क्या है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब भूगोल की कुछ सबसे दिलचस्प आकृतियों को जन्म देता है। अब देखिए, मोटे तौर पर ना नदी के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो एक मुहाना यानी कि एक एस्चुरी बना सकती है, जहां नदी का ताज़ा पानी सीधे समंदर के खारे पानी में घुल मिल जाता है, जैसा कि हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां करती हैं। या फिर वो एक डेल्टा बना सकती है, जहां नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर समंदर तक पहुंचती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी डेल्टा के बारे में। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर बनता कैसे है और इतना जरूरी क्यों है। तो अगर परिभाषा पर जाएं तो डेल्टा जमीन का एक त्रिभुज जैसा टुकड़ा है। ये तब बनता है जब एक मुख्य नदी समंदर या किसी बड़ी झील में घुसने से ठीक पहले अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी और गाद को जमा कर देती है और फिर कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। इसमें होता क्या है कि जो मेन नदी है वो कई शाखाओं में बंट जाती है। इन्हें वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, और यही वो प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे परत दर परत नई जमीन बनती जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती जी। हर डेल्टा एक जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। नदी का बहाव कैसा है, लहरों में कितनी ताकत है और ज्वार भाटा कितना आता है, इन सब चीज़ों के आधार पर डेल्टा बिल्कुल अलग अलग शक्ल ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम प्रकारों में से एक की, धनुषाकार डेल्टा। इसका आकार, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक फैले हुए पंखे या फिर एक धनुष जैसा होता है। बिल्कुल, हमारी गंगा नदी और मिस्र की नील नदी जैसी बड़ी नदियां इसी तरह के डेल्टा बनाती हैं। अगर आप अंतरिक्ष से देखें तो नील नदी का डेल्टा एक बहुत बड़े पंखे की तरह नजर आता है। इसका ये घुमावदार आकार ही इसकी पहचान है। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप, जिसका आकार बहुत ही अलग और अनोखा है। इसे कहते हैं पक्षीपाद डेल्टा, या अंग्रेजी में बर्ड्स फुट डेल्टा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका की मिसिसिपी नदी का डेल्टा। सच में ये एक पक्षी के पंजे जैसा ही दिखता है, जिसमें जमीन लंबी पतली उंगलियों की तरह समंदर के अंदर तक फैली हुई है। ऐसा तब होता है जब नदी का बहाव समंदर की लहरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है, मतलब कि पूरी साइंस की बात। लेकिन इन डेल्टाओं की ना एक इंसानी कहानी भी है, और ये कहानी हमें ले जाती है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन में, जहां जमीन बनती भी है और बिगड़ती भी है। ये है सुंदरवन का इलाका, एक ऐसी जगह जहां जमीन बहुत ही नाजुक है और कह सकते हैं कि हर पल बदल रही है। यहीं पर लोहाचारा और घोरमारा जैसे द्वीप बसे हुए थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही चौंकाने वाला था। साल 2006 में लोहाचारा नाम का द्वीप पूरी तरह से पानी में समा गया, हमेशा के लिए। ये दुनिया का पहला ऐसा बसा हुआ द्वीप था जो जलवायु परिवर्तन की वजह से समंदर में डूब गया। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था जो डूबा, ये घर था, लगभग 6000 लोगों का घर, जिनका का पूरा समुदाय एक ही झटके में अपनी जमीन से बेघर हो गया। इससे ना इस पूरे इलाके की नाजुक हालत का अंदाजा लगता है। लोहाचारा घोरमारा द्वीप के पास था, और अब तो घोरमारा द्वीप पर भी तेजी से कटाव हो रहा है। पास में एक और द्वीप था, न्यू मूर, जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों अपना अपना दावा करते थे। भारत उसे पूर्वाशा या न्यू मूर कहता था और बांग्लादेश दक्षिण तलपट्टी। लेकिन इससे पहले कि विवाद सुलझ पाता, वो द्वीप भी समंदर में समा गया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? लोहाचारा द्वीप डूबा कैसे? इसके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही थीं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। एक तो समंदर के जलस्तर का लगातार बढ़ना, दूसरा तेज तटीय कटाव, और तीसरा इस इलाके में आने वाले जबरदस्त चक्रवात। इन सब ने मिलकर उस नाजुक द्वीप को निगल लिया। तो देखिए, लोहाचारा की कहानी सिर्फ एक द्वीप के डूबने की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बात याद दिलाती है कि भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और जलवायु परिवर्तन सिर्फ विज्ञान की किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि इनके असली दुनिया में हम जैसे लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरे असर होते हैं।
और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है और हमारी जलवायु लगातार गर्म हो रही है, दुनिया भर में और कितने द्वीप और तटीय समुदाय हैं जो बस उधार के समय पर जी रहे हैं।